साथियों, आपके यस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ही आते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कितनी? 50 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कोई भी अविश्वास प्रस्ताव तभी आ सकता है जब कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अवश्य प्राप्त हो लिखित रूप में। ओके दोस्तों, नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखिए। इस समय तो सरकार हर जगह चुनाव हो रहे हैं, चुनाव भी निर्णय है, सरकार बनेगी, तो ये प्रक्रिया सबको जाननी चाहिए कैसे क्या होता है। आइए, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 50। अभी आपने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसलिए कई बार क्वेश्चन आया है। जितनी बार अधिक क्वेश्चन आया मतलब उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगला आइए, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। क्या बताना है? देखिए, बताना क्या है, सही है कौन सा। ये पहले देख लिया करें। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। सही है, बिल्कुल, इसका उल्लेख नहीं है। अगला, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। बिल्कुल, इसको राज्यसभा में, क्योंकि इसका संबंध ही सरकार से है, लोकसभा से है। ओके दोस्तों, लोकसभा अस्थायी है जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए, राज्यसभा हमेशा स्थायी थी, लोकसभा हर 5 साल में विकसित होकर नई बनती है। डिटेल पढ़ लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये क्वेश्चन आता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जब क्वेश्चन आया तो मंत्रिपरिषद कहाँ होती है उत्तरदायी? लोकसभा के प्रति। ठीक है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अविश्वास प्रस्ताव या मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। ओके दोस्तों, 118(1) में क्या उल्लेख है? देखिए, दिखाते हैं। 118(1) में के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन का विनियमन के लिए नियम बनाएगा। अतः लोकसभा ने अपने नियम 198 में मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में है, 198 में है। दोस्तों क्लियर हो गया? आइए आगे देखते हैं। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? दोस्तों कौन करेगा लाभ के पद का निर्णय? लाभ पद का निर्णय कौन करेगा? देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों है, संघीय संसद और राष्ट्रपति या राज्यपाल। इसको क्लियर करते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं क्या विश्लेषण है। कोई पद संसद अथवा विधानमंडल, कोई पद संसद अथवा विधानमंडल के सदस्य में सदस्यता के निर्भरता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102 के 1 का के अंतर्गत केंद्र तथा संसद, अनुच्छेद 191(1) का के अंतर्गत राज्यों में विधानमंडल करेंगे। क्लियर हो दोस्तों? 102 के अंतर्गत केंद्र में संसद है और अनुच्छेद 191(1) के अंतर्गत राज्य विधानमंडल करेगा। कुछ बात क्लियर हुई? आगे ये दोस्तों करते हैं। कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निरर्हर घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण निरर्हर है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? अनुच्छेद 103 के तहत 103(1) और 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह, दो तो इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। और राज्यों में, ये केंद्र की बात है, देखो केंद्र यहाँ लिखा हुआ, केंद्र की बात में 101(1) और 2 के तहत निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। और अनुच्छेद 192(1) और 2 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अतः विश्लेषण के अनुसार देखिए दिया गया है 1 और 2 दोनों से हो सकते हैं। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती, किसके? विधायिका के अधीन। ये तो क्लियर है, ऐसे क्लियर हो जाएगा। भारत में संसदात्मक संशासन प्रणाली अपनाई गई है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। ये भी आता क्वेश्चन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है। ओके दोस्तों, कार्यपालिका मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधायिका या लोकसभा के प्रति होती है, विधायिका मतलब लोकसभा के प्रति होती है। ओके दोस्तों, आइए
प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? या तो ऐसे आपको आ जाएगा, कौन है? कैलाश नाथ काटजू। पहले रक्षा मंत्री थे, वो सॉरी पहले गृह मंत्री थे, बाद में रक्षा मंत्री हुए। आइए आगे रखते हैं। संविधान, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना क्या, देखिए ऑप्शन दे रहा सही है। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, होगी, बिल्कुल अभी आप पढ़ चुके हैं, होगी। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पद धारण करेंगे, बिल्कुल नहीं। मंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ओ सॉरी, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद प्रधान काम करते हैं। आगे आइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दोस्तों बताइए, केंद्र में मंत्रिपरिषद प्रतिशत सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी संसद के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति। दोस्तों ध्यान रखिए, लोकसभा के प्रति अभी आप पढ़ चुके हैं। तो बताइए, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे? बताइए दोस्तों। बिल्कुल करेंगे, अभी आप ऊपर बता चुके हैं। विधि निर्माण के हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, बिल्कुल करेगा। दोस्तों तो आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया, इसमें संसद नहीं लोकसभा होना चाहिए, तब सही था। डिटेल में ही दिया हुआ जो हम बता चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? किसका? देखिए दोस्तों, पढ़ के आपको ऐसे याद हो जाएगा, क्वेश्चन कई बार आया है। वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए? ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुत खो देता है तो उसे त्याग पर देना चाहिए, बिल्कुल। इसका कोई कहीं वो नहीं निर्धारित नहीं है, लेकिन जैसे मत को होता है बहुमत, वैसे ही इस्तीफा देता है, ठीक है। ये कहीं नियम नहीं है, लेकिन अपने आप फॉलो होता है, यही पूछ रहा है। तो ओके, आंसर हो जाएगा ये। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए आप डिटेल दे दिया गया वही, ठीक। 75 के कारण या परंपरा बहुमत खोते ही त्यागपत्र देते हैं, ठीक है, वही चीज़ें दे देगी। आगे आइए। कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद का मंत्रिपरिषद रख सकती है? कौन सा रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। देखो, जो सरकार होती है वो मंत्रिपरिषद मतलब सरकार, तो विश्वास प्रस्ताव रखेगी, और विपक्ष रखता है अविश्वास प्रस्ताव, नो मोशन कॉन्फिडेंस। ओके तो दोस्तों कंफर्म, डिटेल वही दिया हुआ है। मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस रखती है सरकार, और नो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस रखती है विपक्ष रखता है। आगे आइए। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पर देना चाहिए? किसमें दोस्तों? लोकसभा। तो पहले भी पढ़ चुके हैं आप, वही क्वेश्चन रिपीटेड है। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? किसकी? स्पीकर की। दोस्तों ओके, स्पीकर की आवश्यकता होती है। क्लियर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको डिटेल पढ़ लीजिए। नियम 199 के अंतर्गत मंत्री अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि मंत्री वक्तव्य नहीं देना चाहता है तो स्पीकर के द्वारा उसको उसके त्यागपत्र के विषय में बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह मंत्री का स्वतंत्र इच्छा होती है। आइए देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन आ गया। भारत में प्रथम वित्त मंत्री थे, पता है दोस्तों कौन थे वित्त मंत्री? ये तो हम आप इकोनॉमिक्स क्लास में बता चुके हैं। खड़मुखम चट्टी थे। ओके दोस्तों, कौन थे? खड़मुखम चट्टी। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री और वित्त मंत्री, और पहले भारतीय वित्त मंत्री भी थे। उसके पहले तो वित्त मंत्री हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, अंग्रेजों के समय हुए हैं। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था, अब इसी से याद रखिए। इन्होंने स्वतंत्र भारत का, देखिए आ भी गया, पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया। 1949 में जॉन मथाई वित्त मंत्री नियुक्त हुए। यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया, इस वजह से गलत हो गया। नहीं, जॉन मथाई यहाँ जो पूछा गया है बेसिकली पूछा गया जॉन मथाई को लेके, लेकिन क्वेश्चन वैसा नहीं कि जॉन मथाई आंसर हो। आगे भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? कौन दोस्तों? B.R. अम्बेडकर। कानून निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। B.R. अम्बेडकर थे, डिटेल बहुत क्लियर है, मंत्री थे। आगे, निम्नलिखित में कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? कौन सी नहीं? बजट नहीं है,
दोस्तों बजट में हम पढ़ा चुके हैं, बजट का भी एक वीडियो बहुत अच्छा करंट का वीडियो है, बजट 22-23 का है, आप पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपको बहुत काम आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वनडे एसएससी यूपीएससी पीसी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो फैक्ट आपको आने ही चाहिए। उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो फक्स, अगर बजट क्वेश्चन आने हैं तो उसी में से आने हैं। आगे आइए, भारत के 12वें प्रधानमंत्री, हालांकि क्वेश्चन अब आएंगे नहीं लेकिन तब भी जान लीजिए कौन है, देवगौड़ा। क्रम तो आपको प्रधानमंत्री का आना चाहिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन और भी सही होते हैं। तो आप क्रम लिख के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का याद कर लीजिए, कई बार पूछता है उससे प्रधानमंत्री कौन थे, उससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। आइए आगे देखिए, वही क्वेश्चन आ गया, क्रम आ गया है। देवगौड़ा अभी जस्ट गया है, क्वेश्चन गया है चंद्रशेखर आजाद, अटल बिहारी वाजपेयी और इंद्र कुमार गुजराल और विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत वैसा क्वेश्चन है, और इसको मिला लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। देखिए डिटेल दे दिया गया है, ठीक है। आप प्रधानमंत्री जगह लिख के आप लिख याद कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी रहे। आ जाइए, फिर वही क्वेश्चन आएगा, प्रधानमंत्री क्वेश्चन आएगा, एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए हुए कौन हुए हैं? नेहरू बिल्कुल 2 बार हुए हैं, सबको पता है। इंदिरा गांधी बिल्कुल 2 बार, इंदिरा गांधी भी 2 बार हुई हैं। 2 बार क्या 3 बार हुई बेसिकली। इनका ईयर था 66 से 1966 से 1977 और 1980 से 84। तो दोस्तों याद रखिए, बीच में 3 साल के लिए जनता पार्टी आई थी। गुजराल, हाँ ये भी हुए हैं, 2 बार तो हुए ही कार्यवाहक के रूप में। अटल बिहारी वाजपेयी ये भी हुए हैं। आगे आइए, फिर वही आ गया, राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक जीवन के में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समांतरण के बाद सुशोभित किया। इसमें भी आ गया, देखिए ऑप्शन, इसको इसको देखिए आप ऐसे पढ़, आप समझ जाएंगे। कौन है? नेहरू। अच्छा, इसमें पूछ रहा है जीवन में भारत प्रधानमंत्री एक बार से अधिक समय अंतर के बाद हुए हैं, तो देखिए समय अंतर के बाद कौन हुआ? नंदा जी बिल्कुल हुए हैं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री एक ही बार हुए हैं, नेहरू जी लगातार हुए हैं, ये 2 बार हुए अलग अलग कार्यवाहक के रूप में। इंदिरा गांधी 3 बार हुई, लेकिन अलग, एक बार 2 बार लगातार हुई, बाकी 1 बार अलग हुई हैं। अटल बच्चे 2 बार अलग अलग हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका 3, 4, 5। तो दोस्तों सी ऑप्शन, डिटेल वही दिया हुआ, पढ़ लीजिए आप पोस्ट करके। प्रधानमंत्री, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना भी चाहिए। किसके? लाल बहादुर शास्त्री की, बहुत ही ईमानदार प्रधानमंत्री थे, इनकी छवि बहुत अच्छी बनी हुई है। और द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है, और ताशकंद, कहाँ? उज्बेकिस्तान में, इसमें याद रखिए इसकी राजधानी है, ठीक है। वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन है? ताशकंद है, जहाँ पर हुई 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हुई थी, बड़े ही रहस्यमय ढंग से हुई थी। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? दोस्तों कौन? चंद्रशेखर, किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। बाकी पीवी नरसिम्हा रह चुके हैं, मोरारजी देसाई रह चुके हैं, तो दोस्तों, और देवगौड़ा रह चुके हैं, डिटेल यहाँ दी हुई। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व रहे हैं। सॉरी, चंद्रशेखर नहीं थे, उसका एच डी देवगौड़ा कर्नाटक के थे, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के थे, मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, ठीक। चरण सिंह उत्तर प्रदेश से। सही आ गई। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, चंद्रशेखर नहीं रहे, कोई नाम ही याद कर लीजिए आप, चंद्रशेखर, ठीक है। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर नहीं रहे मुख्यमंत्री किसी देश के। जो क्वेश्चन आता है वो घुमाता रहता है, तो आप एक, इसीलिए क्वेश्चन जितने अधिक गुजरेंगे दिमाग से उतना अधिक आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर होगा। फिर वही अगला वही क्वेश्चन आ गया, प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? कौन थे? चंद्रशेखर, दोस्तों लोकसभा के सदस्य थे। आगे बाकी सब राज्यसभा से। देखिए, देवगौड़ा, आई के गुजराल, मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है, ये राज्यसभा के सदस्य थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर कहाँ से थे? बलिया के थे, बलिया से लोकसभा के सदस्य थे, ओके दोस्तों, बलिया के लोकसभा के सदस्य थे। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं? हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। चौधरी चरण सिंह, प्रधानमंत्री के पहले यूपी के मुख्यमंत्री थे, ये कभी संसद में उपस्थित, संसद मतलब बैठक ही नहीं हो पाई जब इनका प्रधानमंत्री काल हुआ है। आइए डिटेल पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 और से 14 जनवरी 1980 तक, 6 महीने के आसपास था इनका
तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। देखिए यही इंपॉर्टेंट है, लोकसभा की बैठक में से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के दौरान चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अन्य तीनों प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में संसद उपस्थित थे, ये फैक्ट है। आइए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ, कहाँ पर हुआ है? अनुच्छेद 252। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिए, अनुच्छेद क्वेश्चन आ चुका तो आगे भेज सकता है, डिटेल पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारत के केंद्रीय मंत्री रहे? कौन थे? बीपी सिंह थे, वेंकटरमन बिल्कुल थे, वाई चौहान बिल्कुल थे, प्रणब मुखर्जी थे ही। आइए, सभी जो है बात के केंद्रीय मंत्री थे। उदारीकरण, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की किसने? किस प्रधानमंत्री ने घोषित की? नरसिम्हा राव ने। इस समय जो है मनमोहन और नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, बहुत सारी नीतियाँ लागू हुई और इनकी जोड़ी बहुत फेमस थी। बहुत सारा काम इन्होंने उदारीकरण भी किया और इकोनॉमिकल सुधार में बहुत बड़ा योगदान इनका। आगे ये देखते हैं। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, वो पूर्व में वित्त मंत्री थे, बिल्कुल थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, बिल्कुल थे। वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि थे, बिल्कुल। देखिए क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन कई बार अभी जल्दी हाल ही में भी आया है, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंस दीजिए। मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, ये ठीक कथन है। अगला कारण क्या है? संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसमें? कथन और कारण दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप डिटेल पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। अगला आइए क्या है? भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति होता है। बिल्कुल गलत, राज्यसभा के प्रति नहीं होती है। किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति होती है। ठीक है दोस्तों, ये तो पढ़ चुके हैं, तो ये गलत हो गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। हाँ बिल्कुल रखते हैं। जब प्रधानमंत्री बन सकता है राज्यसभा का, तो बाकी मंत्री बन ही सकते हैं। क्लियर हो गया। कथन गलत है और कारण सही है। आंसर डी। डिटेल वही है, पढ़ लीजिए, अब क्लियर हो जाएगा। किसी, देखिए बताना है, सही उत्तर दीजिए ना, वही कथन कारण है। फिर ये कथन क्या है? किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, बिल्कुल सही है। वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। मतलब दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है आपस में, तो इसका हो जाएगा आंसर बी, व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, कथन कारण सही है, व्याख्या नहीं कर रहा। अगला आइए, फिर है वही क्वेश्चन है, सही बताना कौन से। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। बताइए, निहित होती है कार्यपालिका शक्ति? नहीं, कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में, संघ की कार्यपालिका। ठीक है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पद अध्यक्ष होता है, बिल्कुल नहीं। ये लिख लीजिए, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, देखिए आ गया, और निहित होती है, और इसका प्रयोग संविधान के अनुच्छेद स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्या है? कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। दोस्तों, सचिवालय का प्रधान मुख्य कैबिनेट सचिव जो सिविल सेवा बोर्ड का पदाध्यक्ष है। कौन सा? मुख्य सेवा प्रशासनिक मुख्य कैबिनेट, ठीक है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदाध्यक्ष होता है। तो दोनों कथन गलत हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। अगला ये, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के उपबंध की समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही अधीन है। नहीं, बिल्कुल गलत। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशन कार्य करता है, बिल्कुल गलत। तो दोनों गलत हो गए। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे, पीसीएस में, आरओ सभी में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। इसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, डिटेल पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िए, याद करिए। संविधान संशोधन में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री की सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% दोस्तों से अधिक नहीं होगा। 91 बहुत बार आया है। 91 अमेंडमेंट जो है कब हुआ था? 2003 में हुआ था।
2003 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए। आइए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, बताइए दोस्तों। बिल्कुल थी। और वर्तमान में केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या 36 है। नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक, केवल एक है। ओके दोस्तों, आइए, इंपॉर्टेंट है, उस समय क्वेश्चन याद आता है कि कितनी संख्या थी, तो इसको याद रखिए। आगे आइए। कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? कौन सा? ये तो श्वेत पत्र हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर, बहुत सी बार आता है। व्हाइट पेपर जो है भारत का सरकारी दस्तावेज है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? कौन सा? 257 अनुच्छेद। पढ़िए, अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसा मत सोचिए कि कभी नहीं आया, बहुत आता है, तो इसको ध्यान रखिए। आगे आइए। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? किसकी रिपोर्ट पर? गोपाल स्वामी अयंगर। दोस्तों, गोपाल स्वामी अयंगर, इंपॉर्टेंट, इसको डिटेल पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जैसे मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? ठीक है, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए सूची तैयार करना, बताइए, है? बिल्कुल है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, बिल्कुल है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, बिल्कुल नहीं। वो कौन करता है? तो बजट से होता है। हो जाएगा, एक और दो। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। निम्नलिखित में किसको सम्मिलित नहीं है? ठीक है, बताना क्या है? अच्छा, ये बताना है कि उनका जो है समाधि स्थल कहाँ है। तो जवाहरलाल नेहरू, शांतिवन, बिल्कुल है। एल बी लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट, बिल्कुल है। इंदिरा गांधी, शक्ति स्थल, बिल्कुल एकदम सही है। राजीव गांधी का लेकिन क्या हो जाएगा? कर्मभूमि नहीं, ना होके वीर भूमि है। तो वीर भूमि देखिए, राजीव गांधी का, हाँ, ये वीर भूमि दिया भी है, वीर भूमि है। ठीक है, यहाँ पर गलत दिया हुआ, ये भी आता है, बहुत आता है, तो याद रखिए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, सबको आता होगा, तो आना भी चाहिए सबको। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो 1951 में संसदीय सचिव का पद सृजित किया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट है। ये थे कई सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आगे भी लेके आएंगे इसी क्रम में, आगे अगली चैप्टर लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें।